नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों वंदे मातरम नामक जो पत्रिका है, जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है ये किया गया है अरविंदो घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वंदे मातरम नामक पत्रिका है इसके संस्थापक कौन थे? तो अरविंदो घोष थे, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब किया गया? दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया 1905 में। कब किया गया? तो 1905 में इसका प्रकाशन किया गया। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ये वंदे मातरम नामक पत्रिका पूछी गई है, तो इसके प्रकाशक जो हैं या संस्थापक हैं अरविंदो घोष, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज यानी कि जारी करता है? तो देखो दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये हर वर्ष किसके द्वारा तैयार और जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती है और जारी की जाती है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो WEF इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो विश्व आर्थिक मंच हम इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया, और ये जो बुक है इस बुक के राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया, तो इसमें क्या है? तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें आर्थिक निकास या धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की है इस बुक के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी का एक निकनेम है जो कि हमेशा पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो है ये किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। एक और यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये भी किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र नामक जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन नेहरू जी ने कब किया था? तो फरवरी 1919 में इसका प्रकाशन किया था। और इसको कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इलाहाबाद, ठीक है, वर्तमान प्रयागराज से इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आ नेशन इन मेकिंग ये जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम क्या है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बुक के राइटर का नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों बंगाली नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या नहीं कर सकते? दोस्तों यदि 2 व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत कर रहे हों तो वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि ध्वनि जो होती है उसके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और चंद्रमा की सतह पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता,
इसलिए चंद्रमा की सतह पर बात करने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और बाकी कौन होते हैं? तो वित्त आयोग का एक होता है चेयरमैन, ठीक है, बाकी के अन्य 4 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 280 का 1, ठीक है, और इसमें उपबंध किया गया है कि वित्त आयोग का एक तो होगा अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, और एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा? तो वित्त आयोग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर मार्केट के कार्य को नियंत्रित करता है? दोस्तों भारत में जो शेयर मार्केट है इसके कार्य को कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी करता है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया के अंदर जितने भी शेयर मार्केट हैं सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन डिफाइन करता है? तो सेबी करता है, ठीक है, और इस पर कंट्रोल भी कौन करता है? तो सेबी ही करता है, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में क्या होता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हम सेबी को कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? दोस्तों अपने देश में आर्थिक नीति जो है ये आरबीआई के द्वारा, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। दोस्तों लोकसभा का जो सचिवालय है ये नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का जो सचिवालय है ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 154(1) और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है। इसी प्रकार का एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 53(1) और इसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा राज्यपाल, ठीक है, अनुच्छेद 154(1) के अनुसार। और यदि हम बात करें संघ की तो संघ का कौन होगा? तो संघ का होगा राष्ट्रपति, ठीक है, और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो देखो दोस्तों कांच में से गुजरने पर प्रकाश का जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है इसकी गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल जो है ये सबसे कम होती है, ठीक है। बैंगनी की क्या होती है? सबसे कम होती है। और जो लाल प्रकाश होता है इसकी क्या होती है? तो इसकी चाल सबसे अधिक होती है कांच में। हम बात कर रहे हैं किसमें? कांच में, ठीक है। और यदि हम बात करें निर्वात एवं वायु में तो निर्वात एवं वायु में प्रकाश के सभी रंगों की चाल समान होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये होती है निर्वात या फिर वायु में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर परिवार में नहीं होते? दोस्तों सौर परिवार में उल्का होती हैं, चंद्रमा होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, लेकिन तारे नहीं होते, ठीक है। सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। और जो सूर्य होता है ये सौरमंडल का मुखिया होता है, ठीक है, लेकिन तारे जो हैं ये सौर परिवार में नहीं होते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखो दोस्तों जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है, जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं कौन से नंबर के? तो चौथे नंबर के। और ये राष्ट्रपति बने अपने देश के, ठीक है। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने अपने देश के? तो ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है।
और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं चौथे नंबर के। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव, इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो जीवी मावलंकर इनको कहा जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनको कहा जाता है, और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जून 1944, ठीक है, याद रखना, जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कब? 1944 में, और सिंगापुर रेडियो से एक संदेश इन्होंने प्रसारित किया था। उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और गांधी जी को सबसे पहली बार या फिर सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा जो है ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहकर संबोधित किया? दोस्तों, महान प्रहरी यानी कि दी ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी को? दोस्तों, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, एक और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको सबसे पहले गुरुदेव की उपाधि किसने दी? दोस्तों, इनके लिए गुरुदेव की उपाधि जो है ये भी किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। और इनको महान प्रहरी यानी कि दी ग्रेट सेंटिनल ये किसने कहा? दोस्तों, ये भी किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। तो गुरुदेव तो सबको पता होता है, लेकिन महान प्रहरी, ठीक है, ये अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की जो उपाधि है ये किसने दी? तो ये दी है महात्मा गांधी जी ने। तो इस टाइप के जो फैक्ट हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे हम जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, विक्टोरिया पार्क, और इसको क्या कहा जाता है? इसको जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है विक्टोरिया पार्क, और इसको जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि न्यू केसल बंदरगाह है विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? दोस्तों, याद रखना सबसे पहले कि जो न्यू केसल बंदरगाह है ये विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, ठीक है, और ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। ये कितने हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है? तो 992 हेक्टेयर जमीन पर ये फैला हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा ये किसने बनवाया था? तो असफ उद-दौला ने बनवाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये अवध का नवाब था। तो अवध का ये कौन से नंबर का नवाब था? चौथे नंबर का नवाब था, ठीक है। और इन्होंने ही लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। और ये कब बनवाया था? तो ये बनवाया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा और अंग्रेजों के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन कौन सा था? तो लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान एक इनका निकनेम है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? दोस्तों, सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। और इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी ये किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इनमें से
जो एंजुरिज्म है ये दिल से संबंधित बीमारी है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी ये भी दिल से संबंधित बीमारी है। मायोकार्डियल रप्चर ये भी दिल से संबंधित बीमारी है। और दोस्तों जो डिप्थीरिया है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिप्थीरिया है हम लोग जानते हैं ये गले से संबंधित बीमारी है, ठीक है, ये गले से संबंधित बीमारी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ मिलती है? दोस्तों बांग्लादेश की जो तलीय सीमा है ये भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है, ठीक है। तो भारत और म्यांमार, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जंग रहित लोहा यदि बनाना है तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाएगी? क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम मिलाई जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोमियम को लोहे में मिलाने पर जंग रहित लोहा बन जाता है, ठीक है। और इसमें क्रोमियम की कितनी मात्रा मिलानी होती है? तो 18% मात्रा मिलानी होती है क्रोमियम की। और ये जो लोहा और क्रोमियम का मिश्रण होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ये कौन थे? तो ये एक फेमस फ्रीडम फाइटर यानी कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। और दोस्तों इन्होंने इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी उसको खत्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। याद रखना, इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नाम से एक आंदोलन चलाया था। ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति नाम से आंदोलन किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था और इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? पटना में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पटना में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ओके। और इस महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर जो चलाई जाती है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जितनी भी बातें आपको पता हों 2 3 4 फैक्ट महाभियोग के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और जो न्यू स्टूडेंट हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स पर वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।